आज 19वां बिहार राज्य वामसिफ अधिवेशन में पधारे हुए सभी साथियों का हम वेलकम करते हैं। विशेष रूप से आज हमारे उद्घाटनकर्ता मान्यवर जोगेंद्र सर जी, जो बिहार निर्वाचन आयोग में सचिव हैं, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और काफ़ी सोशल इनका जो थिंकिंग रहा है, मुझे कई बार इनके साथ इंटरेक्शन का बराबर मौका मिलते रहा इसी भवन में। उनका हम स्वागत करते हैं। श्री सदस्य हैराम सर का स्वागत करते हैं। हमारे वामसिफ के राज्य के महासचिव राजकमल जी, अपना जिला इकाई के ज्ञानचंद प्रजापति जी, हमारे वामसिफ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हेमपाल जी एवं सभी आज के मुख्य अतिथि माननीय सरदार महाराज सिंह जी से अनुरोध है कि डैश पर डॉक्टर हेमपाल साहब डैश पर प्रदर्शन करेंगे। साथियों, यह जो सत्र है, जो पर्चा सबके प्राप्त है, ये 3 सत्र में है। पहले उद्घाटन सत्र है, उसके बाद फिर जो प्रबोधन सत्र है दो अलग अलग खंडों में, फर्स्ट हाफ में फिर सेकेंड हाफ में। अभी उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इस पूरे सत्र में जो विषय रखे गए हैं उस पर विभिन्न वक्ताओं के नाम चयनित हैं। वो अपनी विचार रखेंगे, उनकी तैयारी होगी, वो अपनी बात को रखेंगे। जो प्रस्तावना होता है, जो उद्घाटन सत्र होता है, वह एक तरह से जो पूरे कार्यक्रम का एक भाव प्रदर्शित कर देता है। जैसे किताब जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रस्तावना के एक पेज होता है, उसमें सारे भाव आ जाते हैं, पूरे कार्यक्रम का एक भाव आ जाता है। तो मैं समझता हूँ उसी तरह से ये जो सत्र है, पहला जो उद्घाटन सत्र है, ये पूरे दिन भर का एक तरह से भाव सत्र है, जो कि इसमें पूरे प्रदर्शित होंगे। फिर अलग अलग विषयों पर अलग अलग वक्ता अपने विचार को रखते चले जाएंगे और स्थितियां स्पष्ट होगी हमारे लिए। साथियों, लंबा वक्त है, वो लंबी सूची है वक्ताओं की, उन्हें हमें सुनना, हम आप अपने लोगों का बराबर सुनते ही रहते हैं। प्रस्तावना के रूप में मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात को रखना चाहूंगा। साथियों, आज जो हम बैठे हैं इस हॉल में और जो हजारों साथी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ करके कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, ये सब जो हम आज इकट्ठे हुए हैं कहीं कहीं आज पटना में या अन्य जगहों पर, तो इसका क्या पर्पस है? हम क्यों इकट्ठे हुए रहे हैं? इसका कुछ उद्देश्य है। क्या उद्देश्य हो सकता है? हम जो परिवार के सदस्य होते हैं तो 2 अवसरों पर घर में एकत्र होते हैं। 2 अवसर वह होता है, एक होता है जब घर में खुशी का माहौल होता है, जो खुशी का माहौल होता है तो उस समय अपनी खुशियां बांटने के लिए अपने लोगों को घर में बुलाते हैं। और एक समय संकट का होता है, जब हम अपने घर के लोगों को बुलाते हैं कि इस संकट का कारण क्या है और निवारण क्या है। निश्चित रूप से हम जब आज यहाँ बैठे हैं तो बहुत कोई खुशी की बात नहीं है, बल्कि हमारे पास जो संकट है, हम उसके निदान के लिए, उसके कारणों को ढूंढने के लिए, उसके निवारण के लिए हम बैठे हैं इस हॉल में भी। और हजारों जगह, सैकड़ों जगह जो हमारे साथी लाइव देख रहे हैं, वह उसकी भी
उद्देश्य यही रखा गया है। और यह जो संकट है साथियों, वह कोई नई नहीं है कि आज ही आया और हम आज संकट उत्पन्न हुआ हमारे सामने और आज उसको बैठ करके विमर्श कर रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। ये हमारे पूर्वज इस संकट से जूझते आए हैं, हजारों साल से हमारे पूर्वज इस लड़ाई को लड़ते आए हैं। संकट हमारे अस्तित्व के संकट 2500-3000 हजार वर्ष से चला रहा है, हमारे पूर्वज भी लड़े हैं और वह संकट आज तक हमारे सामने आज भी खड़ा है। वो संकट दूर नहीं हुआ है और संघर्ष वहां से जारी है। जो हमारे पूर्वज लड़े, सूर असुर की लड़ाई, आर्य अनार्य की लड़ाई, बहुजन अल्पजन की लड़ाई, जो इस तरह से लड़ाई चलता रहा, ये हमारे वहां से शुरू होता है। वक्त कम है, बहुत इतिहास की बातों को न रखते हुए मैं ये कि महात्मा बुद्ध से ही यदि हम शुरू करें तो 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध जो लड़ाई करते हैं, क्रांति शुरू करते हैं, जो संकट था उस समय समाज में, वह संकट आज भी कायम है और इसलिए हम लड़ाई के लिए एकत्र हैं। महात्मा बुद्ध तो राजा के लड़के थे, उनको कोई कष्ट नहीं था, व्यक्तिगत कोई कष्ट नहीं था, कोई व्यक्तिगत कष्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने समाज में जो बहुजन थे उनको, उनके सामने जो दुश्वारियां थी, कठिनाइयां थी, उनको महसूस किया और मात्र 29 साल की उम्र में अपने सुख सुविधा और राजमहल को त्याग करके फिर बहुजन के हित के लिए काम शुरू करते हैं और वह नारा देते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसका मतलब उस समय अल्पजन सुखी था, मुट्ठी भर लोग सुखी थे, अधिकांश बहुजन लोग दुखी थे और उनके दुख से दुखित होकर के उन्होंने अपने राजमहल को परित्याग किया, अपने सुख सुविधा का त्याग किया और ये संघर्ष वहां से शुरू होता है। और ये जो वहां से शुरू होता है, ये संघर्ष जो उनका कर्म चलता है, उनके जो विचार चलते हैं, बौद्ध धर्म का जो चलता है, तो उनका प्रभाव ईसा पूर्व 546 से शुरू होता है, जब बिंबिसार यहाँ के मगध के राजा होते हैं। उस समय से यह प्रारंभ होता है 546 और 190 ईसा पूर्व तक, लगभग 359 वर्ष तक, 359 वर्ष तक महात्मा बुद्ध के जो विचार थे, जो क्रांति थी, उसकी लौ, उसकी चिनगारी या उसकी धमक 350 वर्ष तक चलती रही। और ये 350 वर्ष में जो कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं मूल निवासी कि हम कभी राजा बन सकते हैं, ये बौद्ध धर्म का ही, बौद्ध महात्मा बुद्ध का ही कमाल था कि हम राजा बन सके। बिंबिसार से लेकर के बृहद्रथ तक जो नंद वंश आता है, शुंग ये नंद वंश आता है, ये सब जो इस तरह से शुरू होता है, मौर्य वंश आता है, ये सब करके अंत में आकर के बृहद्रथ होते हैं ईसा पूर्व 190 में। ये जो मूल निवासियों का राज चलता है, तो उसी समय भारत सोने की चिड़िया कहलाती है। जब बहुजनों का राज होता है तब भारत एक होता है और सोने की चिड़िया कहलाती है। उसके पहले न कभी भारत सोने की चिड़िया थी, न उसके पूर्व में थी, न उसके बाद हुई, आज तक नहीं हुई। बातों में जरूर है लेकिन वास्तविकता में नहीं है। ये बृहद्रथ की हत्या के बाद जिसे महात्मा बुद्ध ने परास्त किया था, जिस विचारधारा को, जिस सामाजिक व्यवस्था को, जो ब्राह्मणी समाज व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, वैदिक व्यवस्था जिसको कहते हैं, उसको उन्होंने खत्म किया था अपने विचारों से, अपने संघर्षों से, अपने संघ के निर्माण के द्वारा जो खत्म किया था। बृहद्रथ की हत्या, जो 13वां राजा होता है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का, मौर्य शासन का, उसकी हत्या कर देते हैं यही मगध में। और उसके बाद पुनः यह प्रतिक्रांति करता हुआ या ये जो उसका पुष्यमित्र शुंग जो मंत्री है, उसका जो सेनापति है, वह एक विद्रोह करता है अपने राजा के खिलाफ और उसकी हत्या कर देता है। और उसकी हत्या के बाद पुनः फिर वही व्यवस्था को लागू करता है और बहुत ही उग्र रूप में लागू करता है, जो व्यवस्था महात्मा बुद्ध के आने के पहले था। यानी वो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, वह पुनः स्थापित करता है पुष्यमित्र शुंग, वैदिक धर्म या वैदिक, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद ये ब्राह्मणी धर्म हो गया। ब्राह्मणी धर्म जो लागू होता है, वह जो व्यवस्था है, ब्राह्मणी व्यवस्था, वो उस समय से ईसा पूर्व 190 से आज तक, वर्तमान तक यह कायम है।
माने ये 2-2,500 वर्ष, 2,000 वर्ष, 2,200 वर्ष से ये कायम है, और हम उसके प्रभाव, हम उसके अधीन वैचारिक, व्यवहारिक, सामाजिक हर तरह से उसके नियंत्रण में है। यदि इसको सीधे शब्द में कहा जाए तो हम उसके गुलामी में हैं। तो ये जो वहां चलता है, तो ये कारवां, ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वज लड़े नहीं, हमारे पूर्वज तो लड़े। संत कबीर लड़े, संत गोरैदास लड़े, ये संत गाडगे लड़े, महात्मा फुले लड़े, बाबा साहब लड़े, पेरियार साहब लड़े। ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। हमारे पूर्वज उसके खिलाफ लड़ते रहे और ईमानदारी से लड़े। जो उसने जो टारगेट रखा लड़ाई का वो अचीव किए। लेकिन फिर भी, और वो जो हमारे पूर्वज लड़े, उनके पास कोई लिखित संविधान नहीं था, कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। उसके बावजूद वो लड़ाई लड़े और अपने अस्तित्व को बरकरार रखे। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पूर्वज, हम वैसे पूर्वज के संतान हैं जो उस विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जोश और जज्बे से उसके खिलाफ लड़ाई लड़े, और लड़ाई लड़ करके अपने अस्तित्व को कायम रखा। और उनके अस्तित्व कायम रहा उस घनघोर विषम परिस्थिति के बावजूद, उनका अस्तित्व कायम रहा। इसलिए आज हम दिख रहे हैं, इसलिए आज मेरा भी अस्तित्व कायम है कि वो हमारे पूर्वजों की लड़ाई की ये परिणाम है। उसके बाद जो बाबा साहब, जो संविधान में जो इन महापुरुषों की लड़ाई और संघर्ष का जो परिणाम हुआ, संक्षेप में मैं आता हूं, जब शांति बनाए रखें कृपया। जो इतने हमारे महापुरुष, उन्होंने जो संघर्ष किया उस व्यवस्था के खिलाफ, और वह संघर्ष का एक प्रतिफल मिला हमको 1950 में कि भारत को एक लिखित संविधान मिलता है। और उस संविधान में हमारे लिए बहुत सारे जो अधिकार, मानवीय अधिकार हमें कभी नहीं मिला था। महात्मा बुद्ध के गुजरने के बाद या ये बृहद्रथ की मृत्यु के बाद तो वो हमें 2200 वर्ष के बाद संविधान में सारे अधिकार, मानवीय अधिकार हमको मिलते हैं। और जो बाबा साहब ने मानवीय अधिकार जो हमारे लिए रखे संविधान में, उस संविधान में जितनी बातें हमारे मौलिक अधिकार में रखा हुआ है, राज्य के निर्देशक तत्व में रखा हुआ, अन्य जगह पर जो रखा हुआ है, यदि वो सारे मिल गए तो वो सारे प्रावधान लागू हो गए होते, और हमको वह मिल गया होता तो हमको शायद आज ये मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि वो मिल गया होता तो जरूरत नहीं पड़ती। नहीं मिला, कारण तो बाबा साहब भी संविधान सभा में ही कहते हैं कि संविधान का है कितना, काफी चर्चा होती है। लास्ट डे जो 26 नवंबर को उनका भाषण होता है संविधान सभा में, उसमें 2 शब्द, बहुत मार्मिक शब्द वो कहते हैं और आगाह भी करते हैं अपने लोगों को। मार्मिक शब्द क्या है? वो कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह बुरा साबित होगा यदि लागू करने वाले इसके बुरे होंगे। संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वह अच्छा साबित होगा यदि उसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे। तो ये जो संविधान हमारे लिए बना, बाबा साहब ने ये शंका क्यों किया? वो जिसको उन्होंने 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार किया, ये 2 साल 18 में 11 महीना 18 दिन ही नहीं है, बल्कि उनका 14 अप्रैल से जो वहां शुरू होता है, उनके जन्म से लेकर 59 वर्ष की उनके ये है, वो संघर्ष का फल था संविधान सभा उनका। तो वो देखते हैं कि ये हम संविधान इतना बनाए हैं इतने संघर्ष के बाद, तो हम दे किसको रहे हैं? हम उसके पास दे रहे हैं जो मानवीय मूल्यों के हत्यारा है, उसके हाथ में हम सौंप रहे हैं। इनको ये शंका होता है। दूसरी शंका वो ये कहते हैं, जब उधर बंद करे जाओ, बंद करे। दूसरा बाबा साहब शंका व्यक्त करते हैं और कहते हैं तो आज के बाद जो हम प्रवेश कर रहे हैं, एक विरोधाभासी समाज में प्रवेश कर रहे हैं कि जहां राजनीतिक स्वतंत्रता एक बराबरी तो होगी, राजनीतिक बराबरी तो होगी, लेकिन समाज में आर्थिक गैर बराबरी कायम रहेगा। जब तक ये आर्थिक गैर बराबरी कायम रहेगी, जितना जल्दी हो इस आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करना चाहिए। अन्यथा ये लोग जो गैर आर्थिक बराबरी के शिकार होंगे, ये इस संविधान को, जिसको हमने इतनी मेहनत से बनाया है, उसको जला के राख कर देगा। ये 2 बात कहते हैं, उनके लिए चेतावनी देते हैं, दूसरा हमको बताते हैं, संदेश देते हैं
कि यदि ये आर्थिक गैर बराबरी खत्म नहीं है तो तुमको क्रांति करनी है। ये हित कहते इनका संदेश यही है। ये जला दे क्या मतलब क्रांति करेगा ये, यदि ये गैर बराबरी समाप्त नहीं हुआ तो ये मूल निवासी क्रांति करेगा। क्रांति हुई क्या? 74 साल हमारे आजादी होगी, उस क्रांति हुई क्या? क्यों नहीं हुई? क्रांति नहीं हुई कि क्या कारण है? ये तो हमको सोचना चाहिए। तो हम बदल कहाँ गए? ये जो क्रांति नहीं हुई, और क्रांति अब कर कौन रहा है? जो 9 अगस्त 1918 को संसद के सामने संविधान के प्रति जलाता है, क्रांति वो कर रहा है। क्रांति हमको करनी चाहिए, क्रांति वो कर रहा है। स्थितियां उलट गई है। क्रांति चूंकि आर्थिक गैर बराबरी और सामाजिक हर तरह के शिकार हम हैं, क्रांति हमको करनी चाहिए थी, क्रांति वो कर रहा है कि संसद के सामने हमारे अधिकार, संविधान को जलाने के क्या मतलब, हमारे अधिकारों को वहां जलाने का प्रदर्शन कर रहा है खुलेआम, और कोई सरकारी कार्यक्रम उस पर कार्रवाई नहीं होती है। ये कितना बड़ा चिंताजनक विषय है। अब हम ये विचार करें कि क्यों ऐसा हुआ। ये 1950 के पहले क्रांतियां हुई, हमारे सारे महापुरुष किए, हम जब उनको कोई अधिकार नहीं था तब ये क्रांति किए। जब हमारे पास सारे संवैधानिक अधिकार मिले उसके बावजूद भी हम कमजोर क्यों, कुछ नहीं क्यों नहीं कर पा रहे? इसका दो बहुत बड़ा कारण है। बंद कर दिए। ये दो बड़ा चूंकि काफी लंबा की लिस्ट है, जो दो कारण बताता हूं। एक कारण तो ये है कि हम जो बहुजन का जो शब्द जन है ना, जन, ये जन कौन है? ये जो जन है, ये जो शोषित पीड़ित आर्यों के द्वारा प्रताड़ित जो लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, वही बहुजन है। जो बहुजन जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो आज हम कहते हैं कि जय भीम जय मूल निवासी, तो ये मूल निवासी ही बहुजन है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने बहुजन किसको कहा था? इसी मूल निवासी को ही बहुजन कहा ना। बहुजन वहीं से चला रहा, बहुजन आज नहीं है। उल्टा शब्द ये हो गया है कि बहुजन को हम लोगों ने दूसरे अर्थ में ले लिया। हम भी मूल निवासी के काफी लोग उसको दूसरे तरफ में, यदि मैं ये कहूँ कि हम बहुजन समाज से आते हैं तो तुरंत अगला आदमी समझ जाएगा कि ये निश्चित मायावती का आदमी होगा, चमार होगा। माने ये इतना फर्क हो गया है सोच में। मूल निवासी समाज में जो बहुजन और मूल निवासी एक है, ये हमको भी समझने की जरूरत है। वो तो हमको डिफरेंशिएट कर हमको समझना चाहिए। ये एक तो ये हुआ कि बहुजन एक बहुत बड़ा समूह है। बहुजन एक बहुत बड़ा समूह है जिसकी जो बहुत ही शोषित पीड़ित अवस्था में है, हर तरह के मानवीय अधिकारों से, जो सुख सुविधाओं से वंचित है, वही बहुजन है। बहुजन जैसे ही शब्द कहते हैं तो हमका ध्यान उधर जाता है कि ये बहुत ही दिनहीन अर्ध विकसित मानव समाज है जब बहुजन कहते हैं तब। लेकिन ये बहुजन को लोगों ने आजादी के बाद बहुसंख्यक जन को हटा करके संख्या जोड़ दिया, संख्यक बना दिया। जन को हटा के संख्या बना दिया। यदि मैं तारनी दास हूं, यदि दास मेरा हट जाए, जो मेरी आइडेंटिटी में जब दास बोल रहा हूं समझ रहे हैं कि वो निश्चित रूप से मूल निवासी है। यदि हमारा दास टाइटल हट जाए और कोई मेरा प्रसाद लिख दे या फलाना श्रीवास्तव लिख दे, तो समझ जाएगा लोग अगला नहीं ये अगले दूसरे ग्रुप का आदमी है। इसी तरह से जन जो शब्द था बहुजन, उसको बहुत चालाकी से हटा दिया गया और बहुसंख्यक जोड़, यानी बहुसंख्यक बहुजन जो बहुसंख्यक कर दिया गया। संख्या क्या है सर? ये संख्या क्या है? एक राजनीतिक गणित है। ये संख्या क्या है? एक राजनीतिक गणित है। और इस संख्यक में, इस बहुसंख्यक में जो अल्पसंख्यक वास्तव में था शोषक, जो 15% है, उस शोषक ने शोषितों को मिला लिया। शोषक ने इस बहुसंख्यक की परिभाषा में दोनों को मिला करके एक कर दिया। और वह यह समझिए कि वह एक तरह से जो बहुसंख्यक हुआ, वह एक प्रायोजित भीड़ है। बहुसंख्यक जो शब्द है, यह प्रायोजित भीड़ है। और उस भीड़ में हम जाकर के
हो गए, हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, यानी हमारे मूड़ी की गिनती हो रही, हमारे पेट की कोई चिंता नहीं कर रहा है। ये जो बहुसंख्यक में, जो बहुजन को बहुसंख्यक में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और हमारे लोग उसमें लग गए बहुसंख्यक को कहने में, तो ये बहुत बड़ी दुश्वारी। एक तो ये हुआ कारण, जो राजनीतिक रूप से हम अपने वजूद को खत्म कर देते, बहुजन केवल हम रहे होते, मूल निवासी होते, जिसकी हम आज कल्पना कर रहे हैं कि मूल निवासी समाज का निर्माण होगा, यदि हम बहुजन रहे होते तो हमारा हम कुछ और आगे करते, लेकिन बहुसंख्यक बन करके हमारा घाटा हो गया। उसी तरह बहुसंख्यक के बाद हमारे लोग क्या हुए, बहुसंख्यक बनने के बाद जो सवर्ण राजनीति जो राजनीति है, उसकी सत्ताधारी लोगों की राजनीति है, उसमें हमारे लोग लाइन में लगे, उसके पीछे जाकर के खड़े हो गए कि चलो कुछ हमको भी मिल जाएगा, हम भी कुछ वार्ड पार्षद, मंत्री, विधायक बन जाए, कुछ हम भी एक आध दो चम्मच घी खा करके कुछ अपने सुधार लेंगे। कुछ चिंता समाज की छोड़ करके वो अपने व्यक्तिगत लाभ में उस बहुसंख्यक भीड़ में अपने अस्तित्व को खो दिया। दूसरा कारण ये है कि जो बाबा साहब ने संविधान में हमको जनता बनाया, भारत आजादी के पहले जब राजतंत्र था तो हम जनता नहीं थे, प्रजा थे, प्रजा को कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने उसको वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमको भारत के लोग बनाया, लोकतंत्र स्थापित किया, जनता को मालिक बन गया, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता के लिए बनाया। लेकिन ये उसके बाद से क्या हुआ कि जनता को जजमान बना दिया, कि जो पंडित जी जो कहा कि यहाँ गोबर में घी ढारो, यहाँ पर पत्थर पे पानी ढारो, यहाँ पर ये ढारो, यानी हमको दो तरह से घाटा हुआ। एक तो हम उस भीड़ में बहुजन से बहुसंख्यक बन गए, वो हमारे अस्तित्व को खत्म कर दिया। दूसरा, हम जो बाबा साहब ने जनता बनाया, वो जनता से हम जजमान बन गए। हम जजमान का क्या मतलब, पंडित जी ने कहा पत्थर ही भगवान है, मान लिया, अंधविश्वास में हम पड़ गए। ये हमारे पूरे समाज का स्थिति है। क्यों कैसी ये स्थिति, यदि एक छोटा सा चुटकुले के रूप में भी ले तो एक गधा जो है घोड़े को अपना अपबीती सुना रहा है, एक गधा अपने घोड़े को अपबीती सुना रहा है कि अरे हमारा मालिक हमको बहुत मारता है, हमारा मालिक हमको, गधा कह रहा है घोड़े से, हमारा मालिक हमको बहुत पीटता है भाई। तो घोड़ा उससे कहता है कि तुम वहां भाग क्यों नहीं जाते, हो? तो वो गधा कहता है कि भाग तो जाते, लेकिन तो मालिक है ना, जब बराबर अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हारी शादी घोड़े से हम कर देंगे, तुम्हारी शादी हम घोड़े से कर देंगे, तुम्हारी शादी घोड़े से कर देंगे, हमारे उस तरह के अथी में है, और वो एक दिन हमको अपना दामाद बना लेगा। उसी तरह हम ये बहुजन बहुसंख्यक में मिल करके उसका दामाद बनने के फाइल देख रहे हैं, और इधर जो जजमान बन करके भगवान की कृपा पाने का भाव देख रहे हैं। क्या कहीं सफल हो सकता है? ये वो मूर्खता है या नहीं? कि कोई समझदार व्यक्ति इस तरह कर सकता है? ये हमारे लोगों में जो जागृति का अभाव है, जो हमारे पूर्वज इतने संघर्षों से लड़कर इस कारवां को यहाँ तक लाया, अपने अस्तित्व को बचाते हुए हमको बचाकर एक मुकाम दिया कि इसके तुम आगे बढ़ो, शक्ति दी संविधान में के द्वारा, शक्ति दिया आगे बढ़ो, लेकिन हम आगे नहीं बढ़े। तो इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए ही कार्य जो BAMSEF का कार्य है, और हम सब आज काफी नए लोग भी हैं हमारे साथ, इस हॉल में भी हैं, और जो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं उनके वो भी काफी लोग हैं। तो मैं 2 मिनट और समय लूंगा कि BAMSEF का जो उद्देश्य है, जैसे संविधान का जो फर्स्ट पेज में प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उसी तरह से BAMSEF का जो उद्देशिका 15 ये BAMSEF परिचय में दिया हुआ है। यदि आप उसके पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन कि BAMSEF के तत्वावधान में ये कार्यक्रम है, तो हमको लगता है जैसे हम प्रियम्बल पढ़ करके सब आज को समझ जाते हैं, तो हमको आज इस बात को एक बार पढ़ना चाहिए था। लेकिन यदि नहीं, क्योंकि CC महोदय का आदेश हो रहा है कि अब इसको छोड़ दें, तो मैं समझता हूँ कि BAMSEF परिचय यदि सब साथियों के पास में हो, हमने कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, तो उसका जो पेज नंबर 15 है उसमें अपना मेरा पूरा प्रियम्बल लिखा हुआ है, और यही मेरा आधार है काम करने का, समाज को जोड़ने का, और अपने मुकाम को आगे बढ़ाते हुए सत्ता हासिल करने का। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबको धन्यवाद करते हैं। जय भीम, जय मूल्यवान।